Very good evening, viewers. We are live from Landmark the Book Store, Bhopal. Just please come there. Hello everyone. We are live from Landmark the Book Store, Bhopal. आज हम लैंडमार्क द बुक स्टोर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में उपस्थित हैं इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द रामायण में सिविल इंजीनियरिंग किताब के लेखक मनीष दुबे जी। सर नमस्ते आपको जी। उसको क्रॉस करो, नहीं होगा, कंटिन्यू। ओके सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ से एक नई किताब पब्लिश हुई है इंदिरा पब्लिशिंग हाउस की तरफ से, जिसमें आप सर मैनेजिंग डायरेक्टर आप सर प्लीज़। नमस्कार, मैं मनीष गुप्ता लैंडमार्क बुक स्टोर और इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। एक तो आज बहुत शुभ दिन है, आज से नवरात्रि शुरू हुई है और आज हमारे पास एक बहुत ही आध्यात्मिक पुरुष मनीष दुबे जी, हमारे स्वामी जी श्री अनुभावानंद सरस्वती जी के कार्यक्रमों में मनीष दुबे जी बहुत रेगुलर कई सालों से आते रहे हैं और वहीं इनसे मेरा परिचय हुआ। और आध्यात्म के साथ साथ आप एक बहुत बेहतरीन इंजीनियर भी हैं और मनीष जी ने अपनी इंजीनियरिंग को आध्यात्म से जोड़ते हुए आज की इंजीनियरिंग को राम भगवान की इंजीनियरिंग से जोड़ते हुए यह पुस्तक लिखी है, रामायण में सिविल इंजीनियरिंग। और बहुत ही हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपने आज समय निकाला और हमें आध्यात्म और इंजीनियरिंग से आज की समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इस पर आप हमें एनलाइटन करेंगे। मनीष जी नमस्कार। मनीष गुप्ता जी ने जितनी चीज़ें कही आप उसको थोड़ा ज़्यादा ही समझे। वास्तव में तो इतना नहीं है, लेकिन विषय ज़रूर अच्छा है कि मैं कह सकता हूँ। और विषय ऐसा है कि विषय में जाने के पहले मैं भी आज बहुत अच्छी चीज़, आज नवरात्रि शुरू हो रही है और हम राम से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम सभी का सौभाग्य है। और इस पुस्तक का नाम जैसा आपको मालूम ही है, रामायण में सिविल इंजीनियरिंग। जी सर। एक मिनट। तो हम जब भी इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आज का युग हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हर जगह विकास की बात होती है। और एक अच्छी बात भी ये है, हम इंजीनियर्स कम्युनिटी के लिए कम से कम, कि आज पूरे विकास का लगभग मैक्सिमम आधार जो है वो इंजीनियरिंग बन चुका है। लेकिन इसी मुकाम पर हमारे सामने एक और बात आती है कि आज विकास से फायदे होते हमको जितने दिख रहे हैं, उसी के साथ साथ इसके कई दुष्प्रभाव भी हमारे सामने आते जा रहे हैं, जिससे मुंह हम मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उस विकास गतिविधियों का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो इस वजह से ये समस्या हमेशा ही पब्लिक में भी रहती है, हम इंजीनियर्स के दिमाग में भी रहती है। लेकिन इसका समाधान भी एक इतना अच्छा है कि इतना रामायण के माध्यम से हमको इतना अच्छा समाधान मिलता है। तो इन्हीं दो चीज़ों को मैंने कंबाइन करने की कोशिश करी है कि जो हमको समस्याएं हम फेस करते हैं उनका समाधान भी हम रामायण से ही ढूंढें। तो यही इस पुस्तक का मुख्य विषय है। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इसका शीर्षक पढ़ के जैसा लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सिविल इंजीनियर्स के लिए तो है ही सही। एक चीज़ हम जो हर बार नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े स्टेक होल्डर, हितग्राहक, उपभोक्ता, वो हर कॉमन मैन है। वो आप जब घर में सोते हैं, सुबह उठ के वॉश बेसिन ऑन करते हैं, आप चलते हैं, जिस सड़क पे चलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वो सब सिविल इंजीनियरिंग के ही सारे निर्माण हैं। तो जब हम इसके यूज़र्स हैं तो एक हर आदमी को मुझे लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग के प्रति थोड़ा अवेयर होना चाहिए। इसके पैरेलल एक चीज़ ये आती है कि सिविल इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग की ब्रांच हो, वो उसका अल्टीमेट टारगेट है मनुष्यता की भलाई। तो मनुष्यता की भलाई और मनुष्य को इंजीनियरिंग के बारे में जानना हो, इन दोनों चीज़ों में सामंजस्य बैठाने के लिए ये पुस्तक है, रामायण में सिविल इंजीनियरिंग। जी सर, बिल्कुल काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन है सर आपकी किताब का। एक्चुअली ये किस तरह आपने सिविल इंजीनियर्स और रामायण को किस तरह से आपने रिलेट करके इस किताब में बताया है सर, बहुत ही बढ़िया लगा ये सुनकर।
सर मैं आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से प्रेरित हुए इस किताब को लिखने के लिए? प्रेरित होने का मेरा पक्का विश्वास है कि हम जो भी काम करते हैं वो प्रकट में तो दिखता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत पहले से है, तो हमारे जन्म के भी पहले से बनना शुरू हो आपके फोन से करना है ये मुझे ये पुस्तक जब प्रकट हुई तो यही अनुभूति आया होगा ना सर नोटिफिकेशन। मेरे परिवार में हमारे पिताजी के जो मामा जी हैं कोर्ट में झाबुआ में वो जॉब में थे, लेकिन उनका रामायण के प्रति इतनी अनन्य श्रद्धा थी। मैंने खुद भी देखा है उनको और सुना भी है। इसी तरह मेरे दादाजी, उसके बाद हमारे यहाँ पिताजी को रामायण के बहुत अच्छे संस्कार, तो ये सब चीज़ों की ही परिलक्षित होती है जो ये काम हुआ है। इसी तरह से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी मेरे मामा ने लगभग 55 से 60 वर्ष पूर्व इंदौर GSTI से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी। उसके बाद हमारे परिवार में एक से एक इंजीनियर हुए, तो उनकी प्रेरणा अवचेतन में जिसको कहें या अप्रत्यक्ष रूप से वो मुझ में आई होगी, और मैं इन्हीं सब का प्रकटीकरण इसमें मानता हूँ। जी जी सर, जैसा कि आप एक इंजीनियर हैं, आपने आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है सर, जैसा कि आप एक इंजीनियर हैं, बहुत ही कुशल इंजीनियर हैं, तो सर आप ये बताइए ये आज की ये जो किताब है आज के समय के इंजीनियर्स के लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकती है? बहुत बढ़िया आपने पूछा। मैं आज की इंजीनियरिंग से मैं हर तरह से जुड़ा हूँ। इंजीनियरिंग का ओरिजिनली तो मैं विद्यार्थी ही हूँ, काम करते समय भी खुद को विद्यार्थी मानता हूँ मैं, और एक्चुअल भी विद्यार्थी रहा हूँ। फिर मैं इंजीनियरिंग के विभिन्न कामों से जुड़ा हूँ। कुछ समय, काफ़ी समय मैंने अपना महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग एजुकेशन के साथ भी दिया है, तो मैंने हर चीज़ देखी। उसमें मुझे जो लगता है एक चीज़ कि इंजीनियरिंग का जो प्रमुख उद्देश्य है मानवता की भलाई होना, इसके माध्यम से वो थोड़ा सा अपसेंट मिलता है हमको एजुकेशन में भी इंजीनियर्स, क्योंकि इंजीनियर्स को हम सारी भौतिक चीज़ें सिखाते हैं कि भाई इस तरह से डिज़ाइन करो, इस तरह से कंक्रीट बनाओ, इस तरह से रोड बनाओ, पर इन सब के अल्टीमेट रिजल्ट में हम जिनके लिए ये बना रहे हैं उनको वास्तव में खुशी हो रही है कि नहीं, उनकी भलाई हो रही है कि नहीं, या अनजाने में उनकी कई बार तो लोग मुझे ऐसे भी दिखे कि कहीं हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इतनी खुदाई हो रही है, या इस कंस्ट्रक्शन से या इस ब्रिज बनने से हमारा घर तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो जाएगा, यानी कई तरह की चीज़ें आती हैं। तो वो भी हमारा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग का टारगेट ही है कि मनुष्यता की भलाई होगी तभी वो इंजीनियरिंग। जी सर, आपने बहुत सही कहा कि इस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक बिल्डिंग बना के खड़ी कर दे वहाँ पे, उसके लिए ये भी देखना होता है कि जो आम जन है उन्हें हमारी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसका मैं एक उदाहरण दूँ, रामायण में आता है पूरे जब अयोध्या का वर्णन होता है तो उसमें वहाँ के नगर के विभिन्न इतना अच्छा वर्णन है रामायण में, और जब वो वर्णन के बाद में बिल्कुल नेक्स्ट श्लोक लिखा है वाल्मीकि जी ने कि वहाँ के नागरिक प्रसन्न थे। तो मैंने इस पुस्तक में प्रश्न उठाया है कि क्या हम आज ये दावा कर सकते हैं कि हमारे किसी निर्माण से लोग प्रसन्न, निर्माण हमारा अच्छा है लेकिन इससे लोगों की प्रसन्नता होना एक अलग बिंदु है। तो हमारा ध्यान इंजीनियरिंग एजुकेशन में भी इस पे आना चाहिए। टेक्निकल तो हम बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल से डाइवर्ट होके कि हमारे काम से लोगों को प्रसन्नता हो रही है। सर बहुत बढ़िया डिस्कशन दिया आपने। और सर आप अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? सर जैसे आज के समय में एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे जो राम भगवान ने उस वक्त किया होगा अपनी इंजीनियरिंग को दिमाग में रख के, और आज हम उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप बताएं जिससे आज के जो प्लानर्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। बहुत बढ़िया। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं जब ये चीज़ें देखता था, पिछले कई सालों से इस प्रक्रिया से गुजरा हूँ, तो मुझे मन में इतनी खुशी होती थी। जैसा कि हम सामान्यतः नहीं, राम तो हमारे भारत के लिए आदर्श है ही, और आप भी सोच के देखिए कि कभी हमने एज ए इंजीनियर उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करी क्या? वो आपको आश्चर्य होगा कि रामायण में ये चारों भाइयों ने इंजीनियरिंग से, नगर निर्माण से रिलेटेड काम किया। चारों भाइयों, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आगे चलते हैं तो हनुमान जी ने भी एक इतना विशाल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम किया जिसकी तरफ हमारे पास हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो राम, अभी हम यदि बात करें, जैसा सर ने पूछा है राम के परिप्रेक्ष्य में, तो राम ने तो इतना अच्छा हम इंजीनियर्स, बिल्डर्स, प्लानर्स के लिए संदेश दिया है रामायण में कि हमें कैसे काम करना चाहिए। राम को यहाँ निर्माता बताया है क्लेश रहित होकर कर्म करने वाले। अब क्लेश पे जैसे हम आए
तो जनरली हम अब ये राम ने टिप्स तो दे दी क्लेश रहित होकर, पर आज आप किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछेंगे क्लेश क्या होता है, तो क्लेश जनरली हमारा पड़ोसी बहुत क्लेश करता है या हमारे परिवार में कोई वो क्लेश इंजीनियर समझे कि क्लेश क्या। क्लेश में जो पतंजलि योग सूत्र में समझाया है, कुछ इस तरह की भी मुझे जहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैंने शेयर करने की कोशिश करी है कि राग, द्वेष, अभिनिवेश और अहंकार से रहित होकर कर्म करना। अब बताइए, एक आज के इंजीनियर को ये कोई उपदेश देना बैठा है क्या? राम खुद दे रहा है कि एक निर्माता वाल्मीकि जी ने उनको ऐसा ही प्रस्तुत किया कि क्लेश रहित होकर कर। अच्छा, और राम ने जो साइट सिलेक्शन की बात करी है, वो जब नगर बनाना है तो कहाँ बनाना है, आज के हम कोरोना के माहौल में देखें तो उसमें ये वो उल्लेखित करते हैं कि ऐसी साइट होना चाहिए जो रोग व्याधि से रहित हो। अब इंजीनियरिंग मैंने स्टडी करी है, पर अभी हमारे साइट सिलेक्शन में रोग व्याधि से रहित के बहुत ज़्यादा हमें एस्पेक्ट्स नहीं मिलते हैं। और फिर जब वो नगर बन के तैयार होता है तो वो बोलते हैं कि ये आरोग्यवर्धक नगर है। तो मुझे लगता है कि ये सीख हमें लेना चाहिए और हमारे कोर्स में ये शामिल होना चाहिए। ये डेफिनेटली केवल सिविल इंजीनियर्स का विषय नहीं रह जाएगा, मेडिकल साइंस के साथ मिलकर हमको इस एस्पेक्ट पे भी विचार करना पड़ेगा। तो इस तरह से कई चीज़ें हमको। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर। जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं सर, राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं जब से वो मंदिर के स्टार्टिंग भूमि पूजन के बाद से। तो सर, राम राज्य के लिए सिविल इंजीनियरिंग किस तरह से लाभदायक हो सकती है? ये भी बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न किया आपने। राम राज्य की आजकल बहुत हर जगह से मांग हो रही है। जी हाँ सर। सत्ता पक्ष से भी कह रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे और विपक्ष भी पूछ रहा है कि कैसे लाओ, उसका पूरा समाधान। अच्छा, राम राज्य पे कई विशेषज्ञों के भी मैंने विचार पढ़े हैं। ऐसा पढ़ा कि भाई राम राज्य में खाली संकेत किए हैं, बहुत डिस्क्राइब नहीं किया। पर जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से रामायण को देखा तो रियली आश्चर्यजनक रूप से राम राज्य के पूरे एलिमेंट में सबसे ज़्यादा यदि राम राज्य उस समय रहा होगा तो सिविल इंजीनियरिंग ही उसका बेसिक एलिमेंट रही होगी। और चलिए, इतिहास में जो भी रहा हो, आज हमको यदि राम राज्य लाना है तो मैं बिल्कुल ये पढ़ के कह सकता हूँ, रामायण का जो भी अध्ययन किया और जो मैंने प्रस्तुत किया है, कि यदि राम राज्य लाना है तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। आज हमें जो ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम से, प्रदूषण से कितने लोगों को कितनी बीमारियां हो रही है, राम राज्य में हम ऐसा कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हमें रोड ज्योमेट्री सिविल इंजीनियर सुधार सकता है। झगड़े राम राज्य में जो दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है, उनको मैंने कोशिश करी है कि रामायण के माध्यम से विश्लेषित करने की। तो वो दैविक दैहिक भौतिक तीनों ताप को मिटाने में आज के युग में सिविल इंजीनियर सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये बुक उस सिविल इंजीनियर को इन्हीं चीज़ों के प्रति अवेयर करने के लिए। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे ये डिस्कशन सुन के। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि राम राज्य में हमें मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स की जो भी ट्रैफिक है वो जाम नहीं होता था। तो सर, ट्रैफिक उस समय में एक करेक्शन है कि ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि यदि उस समय राम राज्य में वर्षा समय पर होती थी और लोग जब चाहते थे तब होती थी, तो ये इंडिकेट करता है कि पर्यावरण बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर लोगों में झगड़े नहीं, अकाल मृत्यु नहीं, तो ये सब चीज़ें तभी तो आज हम देखें। उस समय तो ट्रैफिक क्या था उसमें मैं नहीं गया हूँ, लेकिन आज हम देखें कि यदि ये चीज़ हमें आज नहीं होना तो इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि रोड के जो जाम लगता है उसके लिए जिम्मेदार यानी उसको सुधार सकता है वो सिविल इंजीनियर है। रोड ज्योमेट्री, वो एक प्रशासन को सलाह दे सकता है कि इस रोड की ज्योमेट्री ऐसी हो कि ये जाम न लगे। ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने। बाकी अच्छा पानी, आज हम जितनी वाटर बॉर्न डिसीजेज होती हैं इतनी ज़्यादा, वो हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि वाटर बॉर्न डिसीजेज क्या होती हैं, तो उनका रोकथाम भी एक बहुत अच्छी स्वस्थ वाटर सप्लाई प्रणाली से हो सकता है। वो भी काम सिविल इंजीनियर ही कर सकता है। झगड़े होने का जो 3 कारण मुख्य हैं, उनमें से सबसे एक मुख्य कारण है ज़मीन। तो ज़मीन के ये मेरा प्लाट, वो तेरा प्लाट, ये मेरी ज़मीन, ये यदि सिविल इंजीनियर पूरे भारत में अच्छे से मैपिंग करके हर आदमी को ज़मीन उसकी बता दे तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत मिनिमम हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें कि उस समय की कॉन्सेप्ट से हम आज क्या मदद ले सकते हैं, यही विषय इसमें उभारे गए। ये अच्छा है सर। और अभी जिस तरह से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है
तो इसके बाद में सब घरों का निर्माण हो रहा है, पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल और रोड्स बनाई जा रही हैं, तो इसकी वजह से सब पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग किताब है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है एक आज के टाइम के सिविल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया लगा। एक सर से मेरा इनफॉर्मल डिस्कशन हो रहा था, आपने मुझे बताया था गंगा माँ के अवतरण की कहानी जब हम बुक पब्लिश करने वाले थे, तो मैं चाहूँगा आप वो बात हमारे सब रीडर्स और सब व्यूअर्स से शेयर करें। ये तो मुझे लगता है कि मतलब इसमें कई आख्यान इस तरह के मिले हैं, विशेष रूप से गंगा अवतरण की जो कहानी है वो जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से पढ़ी और उसको विश्लेषित करा, तो वो पूरी तरह से आजकल के जो उत्खनन माइनिंग से सब परेशान हैं, जियोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग, इन तीनों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इतना सजीव वर्णन किया है कि आप उसको इस पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये हजारों लाखों साल पहले की कहानी है। आज भी वही हो रहा है। सगर के 60,000 पुत्रों को आज जैसे हम माइनिंग के लिए खदान देते हैं ना लोगों को कि इतने किलोमीटर बाय इतने किलोमीटर का एरिया तुम्हारा, तो सगर ने भी अपने पुत्रों को कहा कि 1 योजन बाय 1 योजन के सब लोग बांट लो, अब बताइए आप कितने स्क्वायर किलोमीटर पृथ्वी हो गए। और उन सब ने खोदना शुरू किया। उसमें जिन यंत्रों का उपयोग लिखा है वो आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो जेसीबी का वर्णन है, या वो जो वज्र की शूल की तरह चलने वाले यंत्र, तो वो बिल्कुल आज जो रॉक ब्रेकर आप देखते हैं वो चट्टान तोड़ता है, बिल्कुल उसका वर्णन लगेगा। और उसमें कई तथ्य ऐसे आए हैं कि अच्छा, और ये खाली समस्या नहीं बताता ये प्रकरण, ये आपको समाधान भी देता है। एक त्वरित ब्रह्मा जी के मुंह से जो उसमें समाधान दिए हैं, एक त्वरित समाधान है और एक लॉन्ग टर्म का समाधान। और वो उसके बाद जो गंगा अवतरण है वो तो हमें आज हमारी ये जितनी भी इच्छाएं और जोड़ा भागी और इन सब ये माइनिंग का जो मूल कारण है उसको हमारे मन में शांत होने के लिए गंगा इतनी हेल्प करती है। और ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ रामायण के माध्यम से, ये उसी के रेफरेंस लिए हैं मैंने। और कहने को तो कई विषय थे, लेकिन मैं कोशिश बार बार ये करी कि रामायण में ही रहूँ, जो लिखा हुआ है उसमें उसी को मैं देखूँ। हमारे साथ आज सर के चाहने वाले भी लोग उपलब्ध हैं। हमारे साथ आज चंद्रभान राही जी हैं। चंद्रभान राही जी भी एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर हैं। आपकी भी काफ़ी उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो राही जी कुछ सर से पूछना चाह रहे हैं मनीष जी से। नमस्कार। सबसे पहले आज के शुभ अवसर पर आपको इस पुस्तक के लिए बधाई, क्योंकि रामायण एक ऐसी पुस्तक है हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति के घरों में पूजा स्थल पर रखी हुई है, पूजनीय है। उस रामायण में से जैसा कि आवश्यकता आविष्कार की जन्मी है। रामायण जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उसमें हमें एक दृश्य आता है कि जब राम अपनी सेना को लेके पहुंचते हैं और लंका जाने के लिए उनको एक सेतु का निर्माण किया जाना रहता है। उस सेतु को यदि आज का हमारा सिविल इंजीनियर बनाना जाए तो वो समझते हैं कि वर्षों लग जाएंगे, कैसे हो जाएगा। वहाँ पर उस सेतु के निर्माण में जिस टेक्निक का उपयोग किया गया है, ऐसा नहीं लगता है कि वो सिविल इंजीनियर आज के इंजीनियर से कहीं बेहतर हो। बिल्कुल, आप ये सोचने के लिए आपके पास कारण है और सही प्रश्न पूछा है आपने। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि अक्सर एक पहली चीज़ आपने जो धारणा वाली बात और आविष्कार वाली कही, तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि सामान्यतः हम कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक बिल्कुल जिज्ञासा रहती, बचपन में मेरी भी रहती थी कि जैसे मैं रामायण पढूं और उसमें मुझे कुछ ऐसा चमत्कार मिल जाए कि मैं ऐसा कर लूँ, या गीता में मिल जाए, हमारी खोज ये रहती है। लेकिन मैंने जो पढ़ के अनुभव किया है कि ये हमें धारणाएं देती है, कॉन्सेप्ट्स देती है, और हमें वो कॉन्सेप्ट्स फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम कोरोना हमको इसका सबसे अच्छा उदाहरण देता है कि आप देखिए आज इतने लोगों को ट्रीटमेंट देना पॉसिबल नहीं था, तो डॉक्टर्स ने क्या किया, बताया कि आप हैंड वॉश करिए और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ करिए, काढ़ा पीजिए। तो वो लोगों को समझ में आया। अब लोग मन से कोई गर्म पानी पी रहा है, कोई भाप, तो डॉक्टरों ने दूसरे डॉक्टर नहीं बना दिए, एक धारणा दी कि आपके लंग्स अच्छे होना चाहिए, आपकी नाक अच्छी, गला अच्छा होना चाहिए। उसका फ़ायदा आज डॉक्टर के लिमिट के बाहर लोग ले रहे हैं मेडिकल साइंस से।
तो यही चीज़ रामायण में आपको धारणाएं देती है और वो धारणा हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक रहती है। अब मैं आपके उसमें प्रश्न पे आता हूँ कि जो उस समय सेतु बना, अब उस समय आप जानते हैं कि वानरों में उड़ने की क्षमता थी और कई शक्तियाँ ऐसी थी जो आज हम नहीं सोच सकते। तो ये तो हो गई फिजिकल ताकत, लेकिन जो कॉन्सेप्ट उन्होंने जो यूज़ किए वो हम उनसे ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि ये सेतु के प्रकरण में तो एक बात निकली तो बहुत अच्छी बात है कि सिविल इंजीनियर का बिहेवियर क्या होना चाहिए। वो जो वहाँ इंजीनियर था नल नीला, नल से समुद्र ने कहा कि ये बना सकते हैं ब्रिज, तो किसी ने कहा कि आप मतलब प्रश्न आ सकता है बताया नहीं, तो नल इतनी अच्छी बात कहते हैं मैं सक्षम हूँ बनाने में, लेकिन जब तक कोई मुझसे पूछेगा नहीं मैं अपने गुणों का बखान नहीं करूँगा। तो ये इंजीनियर की आज की भी क्वालिटी है। आज इंजीनियर सामान्यतः अपने गुण का बखान नहीं करता, उससे जब हाँ कोई एजेंसी उसको ऑर्डर देगी तो वो अपना बेस्ट देगा। और इसी बात पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि रामचंद्र जी के चारों भाइयों में आप सोचिए कि सबसे लो प्रोफाइल आपको कौन दिखता है, आप खुद बताइए। नामदेव जी, बहुत बढ़िया। अब बताइए जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उस हिसाब से शत्रुघ्न जी को सिविल इंजीनियर होना चाहिए। बिल्कुल सिविल इंजीनियर के काम सभी ने किए, लेकिन राम द्वारा प्रमाणित, राम शत्रुघ्न जी को कहते हैं कि तुम नगर निर्माण करने में समर्थ हो। राम ने प्रमाणित जो किया है वो प्रमाणित सिविल इंजीनियर है शत्रुघ्न। तो ये मैं कह रहा था कि कॉन्सेप्ट हम उस अच्छा फिर जो बनाए हैं उसमें वो पूरा टेक्निकली उन्होंने लिखा है कि बीच साइड पर वो दंड और सूत अलाइन करने के लिए। अच्छा, आज मेरा एक जगह टेक्निकल लेक्चर था तो वहाँ किसी ने पूछा कि था वो एक सीध में कैसे, तो मैंने कहा रामायण में लिखा है कि सूत भी वहाँ था, तो सूत से वो अलाइनमेंट करके और दंड लेके बीच साइड बीच समुद्र में वो नल नील ये निर्माण का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक सीख लेने की है कि जैसे ही ऑर्डर हुए कि आप सेतु बनाएंगे तो सभी वानर उत्साह से काम करने को कहा। तो ये उत्साह आज इंजीनियर में देखता हूँ साइड पे बहुत थके हुए से ये, तो वो ऐसा लगता है कि इनमें उत्साह होना चाहिए हम जो काम करते हैं। तो ये धारणा है हम नहीं, ये तो आपने खैर बहुत अच्छी बात बताई। दरअसल क्या था, रामायण काल में जितने भी राजगृह बनाए गए हैं उनको देखें और आज जो भवन निर्माण होते हैं इनको देखें, दोनों में अंतर हमें ये नजर आता है कि वो सदियों से आज भी उसी तरह खड़े हैं और आज के बनाए हुए जो हमारे भवन हैं वो इस समय सीमा के बाद ध्वस्त हो जाते हैं। इसमें क्या टेक्निकली मिस्टेक है या उनमें लगाए गए जो पदार्थ हैं उनका मिस्टेक है? ये मैं बताऊं आपको, इसका आंसर मैं एक इंजीनियर की तरह देना चाहूँगा कि क्या है कि आज उस समय हमारे पास जगह बहुत थी। आज हमारे यहाँ प्राइम लोकेशन में आपको 1 फीट बाय 1 फीट की ज़मीन हज़ारों रुपए स्क्वायर फीट मिलती थी। ऐसे में हम उस समय दीवारें आप देखिए 2-2 फीट चौड़ी होती थी, आज आप रख ही नहीं सकते। ये एक प्रैक्टिकल। अच्छा, और दूसरा में एक बहुत व्यवहारिक उपयोग होता है। आज हम में से जिन्होंने भी आज से 50 साल पहले हमारे फोर फादर्स ने मकान बनाए होंगे, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हुई है। आज 10 साल पुराने ही मकान में बच्चा कहता है कि पापा आपने ये किचन यहाँ क्यों बनाया या बेडरूम यहाँ क्यों बनाया। ऐसे में तो मैं कहता हूँ कि मकान की जो लाइफ आज के मॉडर्न एज में है 60 ईयर्स से लेकर 100 ईयर, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। हाँ, हमको ध्यान इस पे देना चाहिए कि जब वो मकान आज प्रासंगिक न रह जाए आज से 50 साल बाद, तो वो तोड़ के उसका रीयूज, उसके मटेरियल का रीयूज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारी माइनिंग एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। तो ये इसमें एक और भी प्रश्न उठ के आ रहा था कि मतलब राम काल में, राम राज्य काल में जो आज का विज्ञान है जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये विज्ञान है, उस समय भी ये विज्ञान थे लेकिन हम उनको नामकरण नहीं कर पा रहे थे। तो ये आप तुलना कैसे की आप? देखिए, वो था, मैं उसमें और एक व्यापक क्षेत्र में आगे बढ़ा, ये भी इससे एक इसका एस्पेक्ट निकल के आ गया। मैंने इस पुस्तक में एक बहुत विलक्षण चीज़ आपको मिलेगी कि ज्ञान है, भक्ति क्या है वास्तव में, ज्ञान की अभिव्यक्ति। किसी आदमी को भगवान के प्रति ज्ञान हो गया तो वो भगवान को नमन करेगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा। बेसिकली इंजीनियरिंग भी यही है, आप विज्ञान पढ़ लें तो आप ज्ञानी हो गए, लेकिन वो ज्ञान आपके माध्यम से जब अभिव्यक्त होगा तो वो इंजीनियरिंग है। तो उस हिसाब से ज्ञान को हम विज्ञान के समान पैरेलल रखें तो डेफिनेटली भक्ति के पैरेलल इंजीनियरिंग अपने आप हो जाती है।
और ये रामायण का ज्ञान और भक्ति तो सबसे विलक्षण उसका ये ना सबसे बड़ी खासियत है रामायण की, ज्ञान और भक्ति। इसको मैंने सिमिलरिटी दी है विज्ञान और इंजीनियरिंग। बहुत बढ़िया। विज्ञान में भी ज्ञान तो छुपा ही हुआ है, ज्ञान उसके आगे छुपा ही हम भी लगा है तभी विज्ञान हो गया। ज्ञान का अच्छा। और इसमें आप विज्ञान का नाम पढ़ेंगे, हाँ। भुषुंडी जी का प्रकरण तो जब इसमें आता है, मैं हाँ आपके माध्यम से एक चीज़ और कहूँगा, एक लेखक के नाते किताब पढ़ने का एक वैसे कोई कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक रामायण क्रम देती है। शुरू में आप शुरू करेंगे तो पहले स्टूडेंट से रिलेट, अब आप देखिए पहला श्लोक उसका वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम अर्थ, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसके यानी एक एक शब्द वर्ण और उसकी ग्रामर को ध्यान से पढ़े। आज के बच्चे में ये चीज़ें कम होती जा रही है, तो वो यहाँ से शुरू करता है। और उसके बाद जब वो इस तरह का ज्ञान लेता है, धीरे धीरे स्टूडेंट्स के लिए क्या आवश्यक है, फिर राम की स्टेप में, अब आज इतना टाइम नहीं है, लेकिन राम ने यहाँ विद्या अध्ययन किया है, फिर आज की तरह उन्होंने इंटर्नशिप जो हम आज करते हैं कि काम करने का तरीका वो किया, फिर उनकी बाकायदा आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो जो उनका हुआ ट्रेनिंग हुई है, और ट्रेनिंग के बाद उन्हें दायित्व दिया गया है कार्य का। तो जब हम ये स्टेप देखते हैं तो धीरे धीरे, और फिर ये हमारी जो पुस्तक है वो धीरे धीरे सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश करती है। और उसके बाद मैं ये आपसे निवेदन जो कर रहा था कि जब आप ये सब पढ़ लें तो उसमें जब उत्तरकांड आएगा, उत्तरकांड आपको भी मालूम ही है कि रामायण के आखिरी में है, उसके लिए मेरा विशेष अनुभव है आपसे, विशेष अनुरोध है आपसे कि आप जब ये पूरा बैकग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा, फिर जब आप उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे तो जैसा सर ने भी कहा कि विज्ञान, महाज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग, भक्ति, ये सब का इतना अच्छा समावेश है। यानी ये पुस्तक के बाकी पार्ट पढ़ के आप उस कांड में जब जाएंगे तो आप बहुत एकाग्रता, शांति से पढ़ें और मन में प्रेम रख के आपको विचित्र दर्शन होंगे वहाँ, क्योंकि उसमें प्रसंग है काकभूषुंडी जी का। और काकभूषुंडी जी जैसा हम सब जानते हैं रामायण में बहुत कम चर्चित, मतलब लोगों में बहुत कम चर्चित था, और हमारे मध्य प्रदेश से तो और खासियत जुड़ जाती है। मैंने उसमें नाम दिया है काकभूषुंडी जी की यात्रा को अकाल से महाकाल की यात्रा, बहुत बढ़िया। और उसमें यात्री निहाल हो जाता है। और हम वो उनका चरित्र पढ़ लें तो हम तो यानी क्या हो जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। वो चरित्र अद्भुत है। ये सही कह रहे हैं आप सर। क्या है, ऐसा हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि ऐसी कोई समस्या का समाधान नहीं है जो रामायण में ना हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान रामायण में ना हो। मैं यहाँ बिल्कुल शुरुआत में वो रह गया अपनी, मैं आपने जो चीज़, आज तो ऐसा हो रहा है कि इतने अच्छे विचार करके मिल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ी चीज़ इसमें भूल गया, जो मैंने पुस्तक में तो लिखाई है, आपको उसके शुरू के 4 पेज भी पढ़ना चाहिए, जिसमें मैंने जिनको आभार दिया है वो सब औपचारिकताएं नहीं है, वो वास्तव में जो उसमें सबसे बड़ा नाम है पंडित राम किंकर जी उपाध्याय। भोपाल का सौभाग्य है कि यहाँ 20-25 वर्षों तक राम किंकर जी हर तुलसी जयंती पर आके प्रवचन करते रहे। और ये जो पुस्तक में आपको रामायण से संबंधित कुछ भी मिले तो आप यही मानिए, मेरा निवेदन है कि वो पंडित राम किंकर जी का ही वो प्रभाव है। राम किंकर जी का स्पष्ट थ्योरी थी कि रामायण केवल हजारों साल पहले हुआ कोई जड़ ग्रंथ नहीं है, इससे हम आज के समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आप अभी कहना चाह रहे थे, इसमें हर समस्या का समाधान है। यदि मैं सिविल इंजीनियरिंग ढूंढ पाया हूँ तो ये पंडित राम किंकर जी की ही कृपा मुझ पर रही होगी कि जिसके कारण ये पुस्तक प्रकट हो सके। ये तो फिर बड़ी बात है, रामायण में हर विषय का समावेश है, लेकिन हमारे मनीष दुबे जी ने इसमें से सिर्फ सिविल को लेके आगे बढ़े हैं, और मैं इसके लिए आपको फिर से दिल से बधाई देता हूँ। आपसे बात करके क्योंकि कुछ विषय रह गए थे, वो आपने ऐसी बात करी कि वो निकल के आए। ये आज का सिविल इंजीनियर जो है वो रामायण काल के सिविल इंजीनियर से कहीं कम नहीं है, नहीं, जो मैं समझ पाया। बिल्कुल। बस जरूरत है तो शायद उसे सही दिशा और सही ज्ञान को मिलने की, जिससे वो उस चीजों को उतना बेहतर कर पाए जो उस काल में हुआ करती थी। इंजीनियर क्या होता है कि जब भी भक्ति, पूजा, रामायण बात आती तो वो सोचता है मेरा विषय नहीं है। पर मैं इसमें इंजीनियर्स के लिए, देखिए हमारे यहाँ जो भगवान है वो उसका धारणा ही अलग है। वो एक तत्व के रूप में हमारे यहाँ उसकी खोज करी, एक परम तत्व। तो जब हम इंजीनियर अपना पूरा जीवन विभिन्न तत्वों की खोज में बिता देते हैं, तो इंजीनियर से अच्छा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो परम तत्व को समझ सके। हम कोई पदार्थ को गुण कैसा है, आकार कैसा है, रूप कैसा है, यही तो हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग। आप
ऐसे परम तत्व के बारे में पढ़ लीजिए जिसका कोई गुण ही नहीं है, जो आकार से परे है। ये कौन समझ पाएगा? वही समझ पाएगा ना जो गुण और आकार को जानता है। और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा गुण, आकार, फिजिकल क्वालिटी को जानने वाला व्यक्ति इंजीनियर है। तो इंजीनियर के लिए सबसे आसान है भगवान को जानना, ये मेरा मानना है। और मैंने कई जगह क्लू दिए हैं। पहले रामायण काल में भी जो निर्माण हुए हैं सर, वो वास्तु को ध्यान में रखे हुए हैं पहले से ही। आज तो हम वास्तु वैज्ञानिकों को ही बुलाते हैं कोई निर्माण करने से पहले कि इसमें वास्तु का कहीं दोष तो नहीं आ रहा है। तो ये वास्तु दोष, क्योंकि पहले जब बन रहा था उस समय भी इस तरह की चर्चाएं थी कि इसमें वास्तु दोष होगा, इनकी दिशाएं, दशा इस तरह से। और वास्तु पूजन का भी जिक्र आता है। राम जब वन में रहे तो उन्होंने अपनी कुटी बनाने के बाद वास्तु पूजन किया। अच्छा। और आता है, पर मेरा जो है वो उसमें कॉन्सेप्ट ये है, और उसमें एक रामायण हमें सूत्र भी देती है कि वास्तु से आज हम घबराते ज़्यादा हैं। वास्तु का लॉजिकल ये है कि ओरिएंटेशन, सूर्य की ऊर्जा अच्छी ले लें आप हवा से अच्छी एनर्जी ले लें, ये चीज़ें हैं। ये वैज्ञानिक खेल है या वास्तु आधारित खेल है। तो ये सब चीज़ें रामायण से हमको जगह जगह पे मिलती है। ओरिएंटेशन पे तो बहुत ध्यान है उसमें कि ओरिएंटेशन और ये सब चीज़ों पे। लेकिन इसमें एक सूत्र इंटरेस्टिंग ये भी मिलता है, आप पढ़ेंगे तो, कि वास्तु को लेके हम जो डरते हैं, ये करते हैं, उसका एक बहुत आसान सूत्र दिया है इसमें। और उसकी मैंने वैज्ञानिकता भी जोड़ी है उसमें थोड़ी सी, आपको अच्छा लगेगा उसमें, कि जिसमें उसके मूल में है कि नाम का महत्व। हम भगवान का नाम जो जपते हैं वो कई समस्याओं को दूर करता है। उसका वैज्ञानिक अर्थ है। मैं ये नहीं, हमारे वरिष्ठ लोग तो कहते ही हैं, कथावाचक अपने उसमें बार बार बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक सूत्र भी है उसमें, वो मैंने इंगित किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको पढ़ने वाले मेरे से कई गुणी हैं। मैंने तो कुछ क्लू दिए हैं, कई कुछ दिए हैं, वो अपने मन से इसमें कई अपनी ऊंचाइयाँ तय कर सकते हैं। मैंने ऐसे संकेत भी दिए, और वो अप्रत्यक्ष संकेतों को भी समझेंगे पढ़ने वाले। ये मैं मानता हूँ कि ये बुक शायद सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए नहीं है। नहीं, ये मैंने जैसा शुरू में कहा हाँ। कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टेक होल्डर तो हम सब, हर कॉमन आदमी है। आप सड़क पे चल रहे हो, आप उसके उपभोक्ता हो। तो आपको एक जागो ग्राहक जागो, आज कितना बड़ा वो वाक्य है। तो आप सिविल इंजीनियर के उपभोक्ता हैं। आप कहो कि ये प्रदूषण कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग वाला, पर आप इसको पढ़ के समझेंगे कि उसमें आपका भी कुछ योगदान है, या फिर आपके भी कुछ अधिकार भी हैं और कुछ कर्तव्य भी है। वो आपको और कहीं नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कोई हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो रामायण आपको एक इतना अच्छा माध्यम दे रही है कि आप कितनी अच्छी चीज़ें इससे जान सकते। सर एक क्वेश्चन था, जो आपने बहुत अच्छी बुक लिखी है रामायण में सिविल इंजीनियरिंग, मेरा ये था कि आजकल जो कॉलेजेस में जो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, सिविल से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, तो उसमें जो है पूरा अच्छे से उन लोगों को ब्रीफ नहीं किया जाता है। मतलब ऊपर ऊपर उनको जो चीज़ कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है तो कंस्ट्रक्शन के बारे में कैसे होता है, बट जो मेन चीज़ जो आपने फोकस करके इस बुक में लिखा है, बताया गया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मतलब वो इंजीनियर्स जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए हेल्पफुल है, और ये आगे जो है कॉलेजेस में और भी जगह में जो है ये लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल मतलब होनी चाहिए आपकी तरफ से, ताकि उन लोगों को भी जो है मतलब रामायण से रिलेटेड जो भी है कंस्ट्रक्शन की काम, उनको भी पता चले कि नहीं मतलब ये जो है बहुत अच्छा है, मतलब इसको अध्ययन करना चाहिए और उस सिरे पे हम लोगों को भी चलना चाहिए। और ये तो इसकी सबसे बड़ी बुक की सार्थकता तभी होगी जो, देखिए हम तो मैं आज इस उम्र में यदि कुछ अच्छी चीज़ सीख भी जाऊं तो उसको इम्प्लीमेंट करने का मेरे पास अब अवसर ज़्यादा नहीं है। जी कम जी है ना। जो आज स्टूडेंट पढ़ रहा है वो तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे वरिष्ठों ने सपने देखे अच्छे भारत के, अच्छे विश्व के, हमारे यहाँ तो पूरे विश्व की, हम वो इंजीनियर इस पूरे विश्व को हम आज डरे हुए कि क्या होगा आगे, बल्कि उल्टा वो यदि ये चीज़ें पढ़ते हैं वो एक इतना अच्छा विश्व हमारे सामने बनाने को तैयार होंगे कि जो मतलब मैंने बुराई की दृष्टि से नहीं, जो कमियां देखी जी वो कमियां स्वाभाविक है, कोई किसी का दोष नहीं है, पर जो कमियां दिखी उनको ये फुलफिल इस तरह से करती है पुस्तक कि स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। और ये तो बहुत अच्छा विषय है कि ये यदि ये स्टूडेंट पढ़े और इसको बिल्कुल धार्मिक परिप्रेक्ष्य से भी पढ़, क्योंकि कई सिविल इंजीनियर होते हैं साहब, मैं तो या इंजीनियरिंग मैथ्स वाले लॉजिकल में तो भगवान को ही नहीं मानता वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। जी सर। कुछ अच्छे, आप शेक्सपियर पढ़ते हैं तो कोई धर्म का पालन थोड़ी करते, जी सर। आप कोई फिल्म देखते हैं तो कहीं से भी अच्छी चीज सीखते हैं।
और स्टूडेंट्स के साथ साथ मुझे लगता है ये बुक पॉलिसी मेकर्स को भी पढ़नी चाहिए। वो तो बहुत मैं विनम्रता से कहूँगा, मैंने कई बिंदु इसमें बहुत विनम्रता से उठाए हैं। आज सबसे बड़ी आपको आश्चर्य होगा, ड्राइंग को सिविल इंजीनियर्स की लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन ड्राइंग्स के प्रति इतनी अरुचि हो रही है जी इंजीनियरिंग स्टूडेंट में, यानी उसमें पॉलिसी में ऐसा वो मैंने उसमें उल्लेख किया है कि कैसे रुचि बढ़ाई जा सकती। और वो जो आपने कहा कि जो पढ़ाया कम जाता है, वो मैं उसमें और एक स्टेप आगे की बात मैंने उसमें लिखा भी है। आज इतने इंस्टीट्यूट हैं और ये हैं, उसमें प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर टीचर बहुत ही बढ़िया होगा। यस सर। जी सही बात है। जी लेकिन उसमें मैं तो स्टूडेंट को सूत्र दे रहा हूँ कि आप इस तरह से पढ़ो। भाई हमारे यहाँ तो एकलव्य से बड़ा कौन उदाहरण होगा। यस सर। उसने मिट्टी की मूर्ति बना के पूरा ज्ञान ले लिया। प्राप्त किया। तो वो हम एकलव्य में जाते हैं तो वो अंगूठा क्यों काट लिया, उसमें हम उसकी मूल भावना से फायदा ही नहीं ले पाते कि उसमें गुण था तो उसने एक मिट्टी की मूर्ति से पूरा ज्ञान ले लिया। आपके सामने कम से कम आज इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साक्षात शिक्षक तो खड़ा है। यस सर। बहुत बढ़िया। जी, आप अपनी बहुत बढ़िया। कैपेसिटी भी तो बढ़ाए। जी और देखिए ये अध्यात्म का विषय हो जाएगा, मनीष जी बहुत अध्यात्म से भी लेकिन मैं सबसे नहीं कहूँगा कि माने ही, लेकिन गीता में स्पष्ट लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञान। यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान दे रहा है उससे ज़्यादा जोर इस पे दिया है कि जिसको ज्ञान मिलेगा उसमें श्रद्धा होना जरूरी। स्टूडेंट आज सोचे तो सही कि उनका टीचर जो भी उसके प्रति श्रद्धा है कि नहीं। नहीं सही बात कह रहे हैं आपके। देखिए ऐसा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो कितना ही कठिन हो, लेकिन रास्ता जब कभी भी होगा तो पैर के नीचे से ही नीचे निकलेगा। बहुत आज नहीं तो कल वो सफल होगा ही। बहुत बढ़िया बात। हम ये चाहेंगे कि ये पुस्तक भी हमारे जो इंजीनियर छात्र हैं उनको भी इसी तरह लाभदायक हो। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ये बुक यहाँ लैंडमार्क बुक स्टोर के साथ साथ भोपाल और देश के बाकी बुक स्टोर्स में भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही इसका ई वर्जन भी है जो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल हो चुका है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे बहुत से परिचित बाहर से अमेरिका में भी अगर प्रिंट वर्जन है तो वहाँ पे भी अवेलेबल बहुत है। अच्छा, क्योंकि वो भी प्रिंट मिल पढ़ने सकता का है। तो मजा ही अलग होता है। बिल्कुल। आपसे कुछ पूछना चाहेंगे? नमस्कार सर। सबसे पहले तो जी सबसे पहले तो लक्ष्मी किताब के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद क्या बल्कि बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपने जो ये किताब लिखकर अतीत और वर्तमान के बीच जो संयोजन है शायद उसका एक पथ आपने उसकी नींव रखी है। और ये बुक ये किताब निश्चित ही अपनी भूमिका अदा करेगी उस विषय में। सर मेरा सवाल जो था वो सिविल इंजीनियरिंग रामायण में सिविल इंजीनियरिंग इस बुक के संदर्भ में इस प्रकार है कि आज के समय में जो हम देखते हैं हमारे समाज में जो हमारी जो पहचान है, हमारी भारतीयता को लेकर जो हमारी पहचान है और ब्रिटिश एरा से लेकर अभी तक जो हमारे अंदर एक आत्मग्लानि की भावना, जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है हर एक भारतीय के अंदर। एक तथ्य है, ये चीज़ कोई आज ठुकरा नहीं सकता, नकार नहीं सकता कि हमारे अंदर आत्मग्लानि की भावना भर दी गई है। हमारे मानस में बहुत गहराई तक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया है। तो क्या ये किताब उस विषय को भी किसी हद तक एड्रेस करती है, उसको उस पर कशप प्रकाश डालती है? सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी इतनी अच्छी चिंता है इस विषय के प्रति। ये हर भारतीय में होना चाहिए और है आजकल प्रकट हो रही है कि हम क्यों इतने दबे। ये पुस्तक पढ़ के मैं निश्चित आपको एश्योर करता हूँ कि ये पुस्तक पढ़ने के बाद जिसने पढ़ ली उसको कभी भी ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता कि मैं किस देश से, उसको इवन गर्व होगा या कोई दूसरे देश का व्यक्ति इसको पढ़ ले तो उसको लगेगा कि भारत क्या था। यानी और क्योंकि इसमें मैंने मन से कुछ नहीं, जो रामायण में दिया है मैंने वही मैं इसमें बचा हूँ अपनी तरफ से कुछ जोड़ने में। जो रामायण तो जो लिखा है, अब आप बताइए उसमें एक रोड बन रही है, उसमें लिखा है कि सड़क बना रहे हैं, उसमें पेड़ काट रहे हैं। अगले श्लोक में लिखते हैं कि जहाँ पर खाली जमीन थी वहाँ पेड़ लगाते जा रहे हैं। अब बताइए आप इतना इन्वायरमेंट कंसर्न वाली संस्कृति कहीं मिल सकती? लिखित में प्रमाण है। तो
ऐसे कई, ये तो मैं एक बताया अभी एकदम से, तो मतलब मैं इतने सारे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इतनी चीज़ें इसमें आएगी कि ये पढ़ने के बाद आपके मन में एक विचार तो परिवर्तित होगा, आपको गर्व होगा कि आप किस देश में पैदा हुए। ये बिल्कुल सही प्रश्न है। सर, और क्योंकि शायद हम ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे जैसे व्यक्ति और मॉडर्न होने लगता है या कहें कि और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने लगता है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक भावना बन गई है कि वो शायद अपनी रूट से वो अपने आप को अलग करके देखता है, तभी वो अपने आप को ज्ञानी समझता है। ऐसी भावना शायद बन गई है। लेकिन ये उलट है, इसमें आप ज्ञानियों के वो पढ़ लें रामायण के कैरेक्टर, तो पहली चीज तो ये भ्रम मेरा तो पहले ही दूर था और बाकी भी बचा कुचा हो गया कि क्या हम ज्ञानी माने हमको। भारत का ऋषि ब्रह्मांडों की बात करता है, मल्टीपल यूनिवर्स की बात करता है, और उसके लिए उनका भी कोई महत्व नहीं है, और ऐसा वर्णन करता है, वो लिखता है दावे से कि मैंने खुद देखा है। आज कोई कह सकता है? और आज वो सब चीजें साबित हो रही है। मल्टीपल यूनिवर्स, हजारों साल पहले वो यहाँ का मुनि बता रहा है कि गुलर के वृक्ष के फल पे बीज जैसे यूनिवर्स हैं। तो ये क्या बताए कि कोई ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुँचते हुआ बिना पहुँचे कोई बोल सकता है? भूषुंडी जी का प्रकरण तो मैं कहूँगा कि यानी जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, वैसे रामायण के कई बहुत ज्ञाता लोग हैं, उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, पर जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ के तो दंग हो जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों का बखान किया है। तो ऐसी जब चीज़ें प्रसंग पढ़ेंगे तो भाई उन्होंने कल्पना भी करी होगी, पहली चीज़ तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है। लेकिन कल्पना, आज आपसे कहूँ कि आप कल्पना करके कोई कहानी लिखें, तो आपकी कहानी में डेफिनेटली बाहर कार चल रही है, वो होगी, ये टेबल होगा, ये कंप्यूटर होगा, जो देखा होगा वही तो बोल पाएंगे आप। बिल्कुल। तो उन्होंने वो लिखा है, और कल्पना कैसे होगी जब वो आज सब चीज़ें मल्टीपल यूनिवर्स सही साबित हो रहा है, करोड़ों सूर्य सही साबित हो रहा है, कई चीज़ें हैं उसमें जो आज हमको दिख रही है। तो ज्ञान की तो पराकाष्ठा है हमारे। आज के इतने अच्छे सेशन के लिए आपने इतना समय निकाला मनीष जी, सबको एनलाइटन करा इतने अच्छे ज्ञान से, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपको कि आपने इतना अच्छा मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। हाँ, और ये भी मैं कहूँगा कि मुझे मनीष जी और इनकी पूरी टीम इतनी एनर्जेटिक लगी, हालांकि मेरा पहला अनुभव था, मतलब मैं तो यानी वास्तव में दंग रह गया कि कोई किसी को इतना भी सहयोग कर सकता है। मैं संकोच में कुछ चीज कहता था, पुस्तक का मेरा पहला अनुभव था, मैं कुछ संकोच में कहूँ ना कहूँ तो मनीष जी भाप लेते थे, सर आप ये कह रहे हैं, अरे भाई। तो ऐसा इनके यहाँ टीम मेंबर्स जो है आज तो मुझे दिख नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने इतना आगे रह के हेल्प करी है। कुछ करेक्शंस में मैं क्या सर एक और कर, अरे सर आप दीजिए बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा है। क्या है सर, अल्टीमेटली ये रीडर को पढ़ना है और उससे सीखना है। सही तो बात। हमारा टारगेट रहता है कि गलतियां ना जाए किताब में। हाँ। तो प्रिंट में जाने से पहले तक हम सर उसमें करेक्शन लगाते हैं, बिल्कुल। है ना, और पूरा और कोशिश फिर करते हैं। भी मेरा ये कहना है कि यदि कुछ आपको त्रुटि, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भ्रम नहीं है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग या रामायण के बारे में कुछ भी जानता हूँ, हो ही नहीं सकता ये भ्रम जो इन दोनों को पढ़ ले उसे। तो इसके कारण अज्ञानतावश यदि कुछ आपको लगे तो प्लीज़ उसमें जो जो अच्छा लेने का हो वो आप लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली अच्छी होंगी और मेरी है इसलिए नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पंडित राम किंकर जी के कारण अच्छी लगी, उन पर आप ध्यान दीजिए तो आपको निश्चित उसमें लाभ होगा। जी हाँ सर, आपने तो सर रामायण पढ़ने का नज़रिया ही चेंज करवा दिया है, क्योंकि अब अगर लोग रामायण को पढ़ेंगे तो वो पहले सिविल इंजीनियरिंग भी देखेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी देखेंगे, और साथ में और भी जो भी टॉपिक्स हैं हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन सभी के बारे में सर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। और इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर जी मनीष गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम के लिए हमें इतना सहयोग किया। ये लैंडमार्क द बुक स्टोर एक ऐसा प्लेस है सर जहाँ पे आपको 1000 से ज़्यादा टाइटल्स आपको किताब के मिल सकते हैं, और इंदिरा पब्लिशिंग हाउस एक ऐसा प्रकाशन संस्था है जहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा लेखकों के आपको शीर्षक प्रकाशित आप करवा सकते हैं। तो मैनी थैंक्स सर फॉर दिस, और आज का यह कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।